हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग आपका अपनी नई बुक को आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो हमारी नई बुक है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी नई बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि जो अर्थशास्त्र की हमारी बुक है बाकी इकोनॉमिक्स के, हम उसके सारे चैप्टर्स को, सारे उसके क्वेश्चन, सारे उसकी थ्योरी को हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग जो है आपका नई बुक की तरफ आपका बढ़ चुके हैं और इसका पहला चैप्टर ही हम लोग आपका देखने वाले हैं। क्लियर है? इस पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 1 में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसको देखने वाले हैं। क्या है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसको हम लोग आपका अपने इस लेक्चर के अंतर्गत देखने वाले हैं। आइए हम लोग ध्यान देते हैं इस पर और आपका हम लोग इस पर बात भी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है क्या चीजें हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, हम इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका देखेंगे चैप्टर का जो आपका परिचय है, हम परिचय को पढ़ेंगे और परिचय में हम सबसे पहले आपका जो है आपका इसमें बात करने वाले हैं परिचय के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है। क्या देखने वाले हैं बच्चों? ध्यान दीजिए आपका कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम बहुत सरल शब्दों में से शुरुआत करते हैं, फिर बारी बारी इन बिंदुओं पर व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो इसकी विशेषता है, हम इस विशेषताओं को पढ़ लेंगे। ठीक है, और विशेषता के बाद फिर हम देखेंगे बहुत सरल भाषा में इसकी परिभाषाओं को शुरुआत करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। हम इसकी परिभाषाओं को थोड़ा सा आपका जानने का भी प्रयास करेंगे कि ये परिभाषा क्या है इसकी। फिर हम जो इसके इन बिंदुओं पर हैं, इन सारे बिंदुओं पर भी क्या करेंगे, अपनी हम इनकी जो चर्चा है वो आपका चर्चा रहेगी। यह हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करने के लिए। क्या कह रहा है कि हमारा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के अंतर्गत क्या चीज है, क्या उसकी न्यूनतम आपकी विशेषताएं हैं। इन न्यूनतम आपकी विशेषताओं को चिन्हित करने के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे और हम इन सारी चीजों पर आपका विचार करेंगे। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी कह सकते हैं, आपके नॉन डेमोक्रेसी, या आपका लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपकी क्या है, हम इस पर आपका गौर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य की ओर आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत परिभाषा पर आएंगे। यानी कि जब सब चीजें पार करने के हम देखेंगे लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है। इस बड़ी परिभाषा पर हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि क्या है लोकतंत्र की परिभाषा, हम किसको डेमोक्रेसी कहेंगे, आखिर में लोकतंत्र क्या है। देखिए, इससे पहली बुक में हमने अर्थशास्त्र के जितनी भी विशेषता थी उनको पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र, यानी कि आपकी डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी, लोकतंत्र किसको कहेंगे आप, आपकी नजर में आखिर में लोकतंत्र है क्या, ये हम लोग जानने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। अब देखिए, सबसे ज्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं आज के समय में? देखिए, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर आप पैटर्न पद्धति को देखोगे वो क्या है दुनिया में, वो मेरे प्यारे बच्चों डेमोक्रेसी ही लोगों का सबसे पसंद है। आप अगर देखेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे नेपाल को, कि नेपाल कैसे अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, कैसे नेपाल आपका प्रयत्न कर रहा है कि मेरे को डेमोक्रेसी चाहिए और वहां के राजा ज्ञानेंद्र शाह उनको नहीं देंगे। ये आपको अगली क्लास में मिलेगा। देखिए, आप समझिए लोकतंत्र है क्या, बड़ा व्यापक परिभाषा है। आपको बहुत बार न्यूज़पेपरों में डिस्कशन करने में मिलेगा कि ये लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है। ये इसकी व्यापकता आप लोग यहां समझ सकते हैं।
कौन सी चीजें इसकी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं? क्या यही शासन का सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय में के बाद ही जो हिस्से हैं इनके, इन शेष हिस्सों पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? शेष हिस्सों पर आपका अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? फिलहाल इतना जितना पढ़ा है इसको देख लीजिए, पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। ठीक है, और अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप तो भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इतना आपको ध्यान देना है और इतना पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें हैं। देखिए, परिचय को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज है उसको हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अब है लोकतंत्र क्या है। आप किसको कहेंगे कि ये आपका डेमोक्रेसी है। अब हम लोकतंत्र को पढ़ेंगे कि आखिर में लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखेंगे। क्या करेंगे? जो सरकार है उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं उनको देखें। जैसे लोकतांत्रिक सरकार क्या है और गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या है, इनको हम लोग थोड़ा व्यापकता में इन पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, इन पर अपनी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा की जरूरत क्यों है, यानी कि लोकतंत्र क्या है, कैसी व्यवस्था है, डेमोक्रेसी सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होती है, इस पर हम विषय पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि आखिरकार परिभाषा क्या होगी। जब तक हम परिभाषा को नहीं पढ़ेंगे हमको कैसे क्लियर होगा कि हम किसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं, चीजें क्या हैं, किस प्रकार की हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर करें। एक मेधावी छात्र हमको मिल रही है जिसका नाम क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, मेरी है। और मेरी की जो आपत्ति है हम उस पर क्या करेंगे, विशेष रूप से आपका विचार करने वाले हैं। ठीक, कि आखिर में मेरी की जो आपकी समस्या है वो क्या है और उसकी क्या है, एक आपत्ति है। वह लोकतंत्र की परिभाषित करने के लिए तरीके को पसंद नहीं करती। कह रहे जो भी आपका उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है उसका जो तरीका है वो उसको पसंद नहीं करती। मेरी कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटला लिंग भेद ने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा में अन्य छात्रों ने भी इस चर्चा में भाग लिया। क्लियर है? अब उसकी टीचर हो गई और क्या हो गया आपका मेरी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में डिबेट यानी कि वाद विवाद कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस डिस्कशन को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसे डिस्कशन को। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मेरी मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हम पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब हम ऐसे ठीक नहीं होता कि पहले हमको क्या पढ़ना था, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में, है ना। अब उनकी टीचर क्या बोलती हैं इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं कि वो आखिर क्या कह रही हैं उनकी टीचर। देखिए, लिंग भेद मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेमी जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? अब कह रहे हैं कि हम कहते हैं कलम है, बरसात है, प्रेम है, इन जैसे शब्दों की भी हम आपका परिभाषा स्पष्ट करते हैं, फिर चीजों को देखते हैं। जरा सोचो
क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? कह रहे जिन शब्दों का हम लोग आपका प्रयोग कर रहे हैं, क्या इनकी हमारे पास सर्वमान्य मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑथेंटिक परिभाषा है क्या हमारे पास इनकी? अगर ऑथेंटिक परिभाषा है तो बताइए, हम इनको देख लेंगे। इनकी ये बात कर रहा है, शब्दों का उपयोग करके हम उनका अर्थ जानते हैं। क्या करते हैं कि हम शब्दों का प्रयोग करेंगे और शब्दों का प्रयोग करने के बाद हम उनके अर्थ यानी कि जो उनका मीनिंग है उसको मीनिंग के जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मेरे को पता होना चाहिए। ठीक, मेरी फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? कह रहे हैं फिर आपको परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? ठीक, लिंग खोद मैडम आप कह रहे क्या है? हमें परिभाषा की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी हो। भाई आपको डेफिनेशन क्यों चाहिए किसी चीज की? मान लीजिए आप किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा, तो भी तो आपको उसकी डेफिनेशन की जरूरत होगी। नहीं तो आपको डेफिनेशन से लेना क्या है उसकी? आपने शब्द का प्रयोग कर दिया, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको परिभाषा का भी मतलब है। ठीक है, हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तब होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। बिल्कुल सही बात है, और तभी तो हम बरसात की भूमिका को पढ़ेंगे। लोकतंत्र पर भी यह बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? अलग अलग अर्थों के लिए इन शब्द का आपका प्रयोग करते हैं। अलग अलग शब्द सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। कह रहे जो अलग अलग प्रकार की जो आपका सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो क्या बोलती हैं कि हम तो लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी की हमारी गवर्नमेंट है। इस तरह की तो आपकी बातें करती हैं सरकारें। अब देखिए रिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। उससे पहले ध्यान देख लीजिए किसकी है? अब्राहम लिंकन की है। लोगों के लिए, लोगों की, लोगों द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही कैसी है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी आप लोग इसको नोट करिए प्लीज, एक बार आप इसको नोट करिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए और लिखिए कि ये हम इसको बोलते हैं ना कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है? जनता के द्वारा जनता की चुनी ही सरकार ही लोकतांत्रिक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे। ठीक है, करिए इसको, कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना हो अभी इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत। देख लिया? आगे बढ़िए, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम जो है इसके सारे चीजों को समझते हैं। अब देखिए, तो हमने क्या परिभाषा पढ़ी कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? अब्राहम लिंकन की आपका कोटेशन है, ये हमको ध्यान रखना है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते हैं कि हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। अब देखिए लिंगो मैडम, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव की जरूरत है। मुझे यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार करेंगे तब यह तक हम तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की ही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें चीजें सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि बहुत सी नमी गर्मी आदमी ने उसके लिए कुछ या बहुत कुछ अच्छा कहा है। ये सब लोगों का ही सही मानते हैं, या कहते हैं कि लोग जो हैं उन्हें आपका क्या करते हैं, थोड़ा सा
सही मानते हैं। मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनान शब्द के डेक्रेसिया से बनी है। यूनान में ड्रेसोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र, का अर्थ है लोगों का शासन। कैसा है? लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है, जब भाई उसके शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों का शासन। तो भाई सुडाए हमें क्या जरूरत है डेफिनेशन की, परिभाषा की? ये हमको आपका थोड़ा देखना है, गौर करना है। लिंग हो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी एक बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं है। कि अगर आप उसके शब्द से, उसके शब्द के मीनिंग से आप हमेशा अगर आप उसकी परिभाषा निकालने लग जाएं तो ये ठीक नहीं है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता है। आप किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, किस समय पर उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका जो मीनिंग है वो आपका चेंज हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लीजिए। यह कंप्यूटर अर्थ मतलब गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही लोकतंत्र कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर होते हैं, पर आज शायद ही कोई अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। क्या होता है? कोई डिजाइन बना रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, संगीत कर रहे हैं, इस तरह में होता है। शब्द वही रहता है, पर समय बीतने के साथ उसका अर्थ जो है आपका बदल जाता है। ठीक है? ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के ही मूल अर्थ पर भरोसा करना उपयोगी नहीं होगा। कि जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो मूल चीज हैं, उन पर ही अगर हम लोग भरोसा करें तो ये क्या नहीं होगा, आपका सही नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है? मेरी मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद चुनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसका अर्थ पर गौर करना होगा कि इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग भैया मैडम, एकदम सही है, इसलिए आओ हम यह काम भी कर डालें। क्या करें? हम परिभाषा को गढ़ लें। तो इससे हमें बच्चों अभी तक ये पता लगा कि जो हमने पढ़ा है कि हर शब्द की परिभाषा की जरूरत नहीं है तो कैसे उसके अर्थ होते हैं, और हर समय और स्थान और स्थिति के आधार पर परिभाषा बदल जाती है। हमने अब तक इसके अंतर्गत ये पढ़ा और सीखा है। फिलहाल इसमें कोई आपका डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, किसी प्रकार कोई कमेंट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। प्लीज एक बार आप लोग सारा इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और मुझे बता दीजिए। ठीक है बच्चों? ध्यान रहेगा इतना? चलिए देख लीजिए, किसी का कोई डाउट हो तो आगे बढ़े। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? आइए बात करते हैं इससे आगे। बात क्या है? एक सरल परिभाषा। क्या देखना है? एक सरल परिभाषा को हम लोग आपका समझते हैं कि आखिरकार एक सरल परिभाषा क्या है। हम इसको समझने का, इसको पढ़ने का और उसको जानने का हम तरीका खोज रहे हैं कि आखिर में एक सरल परिभाषा किसको कहेंगे, उसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आइए चर्चा उस पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है। कहां जुड़ी हैं? जो ये कहती हैं कि हम क्या हैं, आपका लोकतांत्रिक हैं, और क्या है, लोकतांत्रिक बताती हैं उनकी जो सामान्यता है और असामान्यता से जो चीजें जुड़ी हैं, हमें उन पर आपका मुख्य रूप से गौर करना है। ठीक, आगे देखिए। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना,
इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जो आपके शासक होते हैं वो क्या करते हैं, लोग जो हैं चुनाव का शासन करते हैं कि किस तरह से चुना जाएगा, क्या तरह की चीज है, कैसी प्रक्रिया है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, यह उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। क्या करती है, लोकतांत्रिक और आपका गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उनके बीच क्या करती है, ये बेसिकली जो आपका डिफरेंसेस है वो आपका डिफरेंसेस आपका इसके अंतर्गत कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। देखिए, जब भी कोई शासक का फैसला होता है या कहीं पे कोई रूल राजा या किसी के एक वंश के लोग आपका शासन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां लोगों की जो मौलिक अधिकार हैं, लोगों के हित हैं, वो आपका नहीं होता। क्या नहीं होते, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है मेरी बातों को। ठीक है, ये चीजें आपकी नहीं होती हैं और उनकी लोकतंत्र में इस प्रकार की कोई जो भागीदारी है वो भी आपके नहीं दिखाई देती। अब देखिए, निचले जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते, यह बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के लोग शाह लोगों को शासक नहीं चुनते, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह उनका हक पाया है कि अगर जो लोग आपका कहां पर है, शाह परिवार में है, ठीक है, तो वो क्या बनेंगे, आपका राज फैमिली है, उन्हें जरूरत ही नहीं कि चुनाव कुछ लड़ने की। ठीक है, वो सीधे क्या हो गए, और रॉयल हो गए। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण पर्याप्त नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है, सरल पर्याप्त नहीं है। अब देखिए, इससे यह समझ आता है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर भी सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा। क्यों, जो चुनाव कराती हैं और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंचते पाएंगे, जैसा कि अध्याय 3 में देखा है। क्या देखा है कि सरकार, दुनिया के हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हम असली लोकतांत्रिक और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा को एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्थाओं को आपका जानेंगे। तभी क्या होगा, हम इन सारी चीजों को देख पाएंगे। अब आप सबसे पहले एक बार बच्चों, ये डेमोक्रेसी का एक छोटा सा आपको कार्टूनिस्ट करने एक चित्र बनाया है, इसको आप गौर से देखिए और आपको समझ आएगा। अब देखिए, जहां पर राजशाही चल रही है, जहां पर कोई डिक्टेटरशिप है, अब आप साउथ कोरिया का जो तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया का, और उसको देख लीजिए, किंग जोंग को देख लीजिए, क्या स्थिति है उसकी। क्या उसे किसी जनता ने चुना है, शासन ने चुना है? नहीं। तो अभी फिलहाल जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो आप उसको पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों मुझसे। देख लीजिए एक बार, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप डेमोक्रेसी को देख लीजिए। डेमोक्रेसी क्या है, जल्दी बताइए। इमेज आपके सामने है, अब आप क्या अंतर कर पाएंगे आपका डेमोक्रेसी में। कोई अगर देश ये बोलते कि मैं लोकतांत्रिक हूं, तो कैसे पहचानेंगे उसको कि वो लोकतांत्रिक है? किस आधार, किस प्रक्रिया पर कहेंगे आप, बताइए बच्चों, कैसे कहेंगे आप? देख लिया, कोई भी डाउट नहीं है किसी का? आगे बढ़ जाएं स्पष्ट रूप से। चलिए, अगर आपका कोई डाउट नहीं है
आपको सारी चीज समझ आई है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप पूछ लीजिए जरूर मुझसे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और इन डेफिनेशनों को हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए लिखा है, मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतांत्रिक एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोगों पर तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब देखिए लोकतंत्र में क्या बता दिया कि तंत्र मतलब सिस्टम, सिस्टम मतलब व्यवस्था, व्यवस्था मतलब शासन, शासन मतलब सरकार। क्या लोगों पर हावी हो सकती है? बताइए आप, क्या लोगों पर हावी हो सकती है? ये हमको देखना है। ठीक, आइए इस तरह से थोड़ा सा हम लोग और सारी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग देखते हैं। अब हम बात करेंगे, अब तो हमने इतना पढ़ा फिलहाल परिभाषा के रूप में कि क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, कैसे लोकतांत्रिक है, क्या चीजें हैं। अब इसमें हम लोग जो है आपका देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। इस हम लोकतंत्र की जो आपकी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम लोग आपका पढ़ लेते हैं कि आखिरकार लोकतंत्र की क्या विशेषता है। उस विशेषता पर हम लोग आपका गौर करें। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है। क्या है? जो लोकतंत्र है शासन का एक स्वरूप है, एक पैटर्न है, एक पद्धति है। इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब शासक का मतलब यहां राजा चुनने से नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहां सरकार चुनने से है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को चुनने से है। यहां का जो मतलब है वो क्या है? लोकतांत्रिक सरकार जो है उसको चुनने से है। अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं इस परिभाषा के अनुसार कि शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहने के जाने के लिए उनके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है। आप किसको कहेंगे? ये आपकी चुनी हुई है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, किस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना आपका जरूरी है। कौन शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुनाव कर सकते हैं। क्या इनमें प्रत्येक नागरिकों की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? बताइए, क्या कोई है कि जो सरकार उनको, गवर्नमेंट उनको वंचित करे, उनसे ये अधिकार छीने कि हम अपने सरकार को नहीं चुन सकते? यानी कि कुल मिलाकर वोटिंग राइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? अब बताइए, आपने किस सरकार को चुन लिया, क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी किसी को कर सकती है? लोकतांत्रिक सरकार को चुनने के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा में बांधकर काम करना जरूरी है। अगर आप सरकार चुन रहे हैं उसमें भी कुछ आपकी लक्ष्मण रेखा है, क्लियर है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। इन सबको एक एक करके हम लोग आपका देखते हैं और इसमें पहला आया है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। देखिए इसको एक बार, ठीक है, तो इनको सबको देखना है। तो फिलहाल उससे पहले बच्चों ये हम टॉपिक आगे बढ़े क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे दूसरे देशों की, जो एग्जाम्पल्स हैं हम उनको आपस में कंपेयर करेंगे और इनकी कंपैरिजन की कहानी से ही हमको स्पष्ट होगा कि आखिर में चीजें किस प्रकार की हैं। किसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं कि हमारा देश तो लोकतंत्र है, क्या वो वास्तव में लोकतंत्र की जो आपकी परिधि है हमेशा उसी परिधि में रहता है या फिर उससे आउट भी जाता है? हमको ये सारी चीजें हम जब चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, एक एक करके हमको सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से आपके समझ आने लग जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। बस कंडीशन ये है कि आप लोग अपना प्रॉपर तरीके से अपना जो फोकस है आप उसको बनाए रखिए। आप अपने उस पूरे फोकस को अच्छे से कर रखिए, क्लियर है? कोई भी डाउट बनता है आप बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी जो आगे की चीज है, हम लोग जो विशेषता वाली बात है, जो आपकी चर्चा है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।